हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का ज्ञान गोदावरी चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग अपनी मैथ्स की क्लास यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट कर रहे हैं और आपका ये प्लेटफॉर्म यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट प्रिपरेशन कराएगा। हमारे पास मैथ्स तो मैं आपका देखूंगा, रीजनिंग वाले सर भी बेहतरीन फैकल्टी आपके पास है, हिंदी आपने क्लास कर लिया और कंटिन्यू कर ही रहे हैं, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं, जीएस की भी बेस्ट फैकल्टी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो वर्दी का जुनून है वो ज़रूर हम सब सहयोग करके आपका कंप्लीट कराएंगे। और मैं अपनी बात को यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि संसार में देखो, किसी भी कार्य की जब आप शुरुआत करते हो तो कहा जाता है वेल बिगैन इज हाफ डन। अगर किसी कार्य की सही शुरुआत करें तो समझो कि आधा कार्य स्वतः पूरा हो गया। बस एक बात आपको बता दूं कि आपको थोड़ा सा एटीट्यूड तो बनाए रखना चाहिए, बट नज़रिए में एक परिवर्तन होना चाहिए। उसके लिए मैं एक लाइन आपको सुनाता हूँ प्यारी सी कि नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने की आवश्यकता नहीं, दिशा को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने कार्य की अब शुरुआत करेंगे। मैं आपके लिए तुरंत, क्योंकि मेरा अपना एक फंडा है, नो पेन नो गेन, बिना परेशानी के कभी लाभ नहीं मिलता। और इसके लिए एक ही मंत्र मैं जानता हूं कि टाइम इज मनी एंड टाइम इज पावर। समय ही पैसा है, समय ही शक्ति है। तो चलिए अपनी गणित की दुनिया में आते हैं और सबसे पहले मैं आप एकदम बेसिक लेवल से लेकर चलूंगा, एक एक बात ध्यान से आपको समझाऊंगा। अपनी तरफ से समझाना मेरा काम है, समझना आपका। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप सब कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और मैं ये चाहूँगा कि ज्ञान गोदावरी के इस प्लेटफॉर्म को उन तमाम विद्यार्थियों तक पहुँचाइए जो वास्तव में जिनके अंदर जुनून है उस वर्दी का एसआई बनना चाहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं अपना काम शुरू करता हूँ और आप अपना काम शुरू करना। तो सबसे पहले हम आपके लिए बेसिक लेंगे और बेसिक के अंतर्गत हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम डियर स्टूडेंट, अगर नंबर सिस्टम की मैं बात करूंगा तो आप सभी से जानते हैं हिंदी में संख्या पद्धति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। और इस संख्या पद्धति से आपके एग्जामिनेशन में मिनिमम 3 to 4 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलने भी हैं। सबसे पहले इसकी हर बेसिक बात मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं बेसिक की बात करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना कि आप जब भी अपनी मैथ्स की बात करते हो, गणित की, तो आप देखिए अपनी गणित में दो पक्ष होते हैं। पहला बिल्कुल भाई जो मेरा है, मेरा ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो आपकी गणित का भी यही होता है। आपका LHS है यानी लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका RHS यानी राइट हैंड साइड है। यानी ये हमारा हो गया बायां पक्ष और इसे हम लोग कहेंगे दायां पक्ष। और अपनी पूरी मैथ्स के अंतर्गत एक ही काम होता है, बार बार हम लेफ्ट से राइट का ही परिवर्तन करते हैं। एक बात मेरी याद रखना कि जो भी चीज आपको पता है वो हमेशा आपको राइट हैंड रखना होगा और जो नहीं पता है उसको लेफ्ट हैंड रखना है, वो चाहे जिधर रहेगा। अब जरा देखिए कि इसके लिए आपको क्या जानना चाहिए। एक बड़ी छोटी सी बात जाननी होगी कि अगर कोई भी चीज इधर प्लस है तो इधर लाने पे क्या होगी, माइनस हो जाएगी। यदि माइनस है तो प्लस होगा, यदि मल्टीप्लाई है तो डिवीजन होगा और डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? मैंने आपसे क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा, इतना ही बोला कि प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस आएगा तो प्लस होगा, अगर आपका गुणा है तो भाग होगी, भाग है तो गुणा होगी। अगली मेरी छोटी सी बात याद रखना कि आप लोग पढ़े तो हो, फिर भी हम लोग बेसिक से सीखेंगे रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का नियम। आगे आपको गुणा वगैरह सब निकालना सिखाऊंगा, चुटकी बजा के, टेंशन मत लेना, 2 से 3 सेकंड में। गुणा का नियम क्या है मेरे भाई? यही है कि अगर आप प्लस इंटू प्लस करोगे तो आपका आंसर प्लस आना है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होगा और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस होगा। तो ये छोटी बात भी याद रखना। यानी अगर आप इस बेसिक बात से सीखें तो आपने मल्टीप्लिकेशन का एक धर्म समझा होगा, वो ये है कि अगर दोनों सेम साइन हैं तो गुणा करने पर रिजल्ट भी सेम आएगा, वो चाहे पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो। यहाँ पर भी आपने वही पाया कि माइनस माइनस सेम साइन था तो रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव। तो मैंने यही कहा कि गुणा के रूल में चाहे जो क्वेश्चन हम कर रहे होंगे, अगर वो मल्टीप्लिकेशन है
दोनों साइन एक ही हैं तो रिजल्ट हमेशा प्लस आएगा। अगली बात कि प्लस इंटू माइनस तो माइनस, माइनस इंटू प्लस तो ये नेगेटिव होना ही, उसकी कोई बात नहीं। अगर मैं आपको अगली और छोटी सी बात बता दूं तो आप अपने लिए इस मेरी बात को भी याद रखिएगा, रिमेंबर इट, यानी याद रखें। अगर आप किसी से पहली बार मिलते तो कहते हैं ना तुमको ना भूल पाएंगे, बशर्ते वो इस लायक होता हो। तो अब जरा देखो, तो मेरी भी बात याद रखना। पहली क्या, समथिंग यानी 0 अपॉन समथिंग, यानी अगर 0 में 1 से हम भाग देते हैं या किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे भाई, 0 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटिव यानी अनंत होगा। आप कहते हैं ना तेरा मेरा मिलना असंभव, तो याद रखना ये इन्फिनिटिव होगा। और नेक्स्ट पॉइंट बहुत छोटा है, 0 अपॉन 0, इसे कहते हैं नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित होगा। तो ये एक बेसिक बात, यह आप अपने ध्यान में रखिएगा। अगर मैं आपको अगला पॉइंट यहाँ पे बताऊं बेसिक के अंतर्गत, तो जरा एक हेडिंग यहाँ पे लगाना आप सारे लोग, भिन्नात्मक संख्याओं के परिवर्तन का नियम। तो भिन्नात्मक संख्याओं, आगे फ्रैक्शन हम लोग का एक कंप्लीट चैप्टर है, भिन्नात्मक संख्याओं के परिवर्तन का नियम। मेरे भाई आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके बहुत काम आएगा। अब पहला नियम क्या है जरा सुनो, कि अगर कभी एक फ्रैक्शन एक भिन्न है और उसको दूसरे भिन्न से भाग करनी है, तो आप चिंता ना करें कि अचानक भिन्न कहां से बताने लगे। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं तो बेसिक बता रहा हूं, बस आपको बेसिक्स कह देता हूं, सारी अवधारणाएं। तो यहां पे देखो कि जब भी आपके पास कोई भी चीज ऐसे है, यानी ये आपका है न्यूमरेटर अंश और ये डिनोमिनेटर यानी हर, तो अगर आप अंश बटे हर के रूप में लिख दें तो वास्तव में ये फॉर्म ही आपका कहलाता है फ्रैक्शन यानी भिन्न कहलाएगा। अब यहां भिन्न का पहला नियम अगर मैं आपको बोलूं तो अगर 1/2 अभागे लिखा है 3/4, ऐसे केस को आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जरा मेरी बात समझना। ये देखो हो जाएगा 1/2/3/4, वो नंबर कुछ भी होगा हमें सॉल्व ऐसे करना है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहां मैं बताऊं कि क्या कहना, ऊपर वाले तो ऊपर वाले हैं, नीचे वालों को उलट के गुणा कर दो, इसी के लायक है ये। अर्थात मैं ये कह रहा हूं कि 1/2 और गुणे 4/3। इसका रूल नंबर सेकंड में आपको अगर डिस्कस करता हूं तो रूल सेकंड देखो क्या है। अगर आपके पास एक पूर्ण संख्या क्या है, बस अभी तुरंत आपको पढ़ाने वाला हूं, यानी होल नंबर। तो अगर एक पूर्ण संख्या को एक फ्रैक्शन यानी भिन्न से आपको भाग करना होगा, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया 5/2/7 = ऐसा कोई केस आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे यह मेरी बात समझिए। देखो जैसे 5 था वैसे ही रहेगा। डियर स्टूडेंट 2/7 है। एक छोटा सा शब्द बताऊं कि जब कोई ये कह देगा कि x का व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रम, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल, अपनी भाषा में बोलो उल्टा। तो यानी अगर कोई पूछेगा x का व्युत्क्रम तो आंसर है 1/x। अगर वो कहता है y का तो क्या बोलोगे 1/y। मेरे भाई एक बात बताओ कि 5 का क्या होगा, तो आप कहोगे 1/5। अब मुझे बताओ 2/7 का क्या होगा, तो आप कहोगे 7/2 होगा। तो लो भाई फैसला हो गया कि जब कभी भी एक पूर्ण संख्या को एक फ्रैक्शन से भाग करना होगा तो याद रखना कि ये जैसा था वैसा ही रहेगा, बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा देना, इसी को जस्ट उल्टा लिख देना, 7/2 आपका आंसर आ जाएगा। तीसरी बात जिस पे लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। वो बात ये है इसी का जस्ट उल्टा, तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट है कि अगर एक फ्रैक्शन है और उसको एक परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या से भाग करने, अब जैसे मान लो कि 3/8 है ये और इसको 5 से भाग करना है, तो क्या करोगे। अभी क्या सीखा आपने, रिवर्स करूंगा किसका, जिससे भाग देना ही बात भूलने ना पाए, पहला नंबर जैसा था वैसा ही रहेगा। तो यानी अब बताओ 5 का क्या हो जाएगा रिवर्स, तो आप बोलोगे 1/5 हो गया आपका काम। तो देख लीजिए यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा ये होगा। ये तीनों नियम आप समझ गए होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए जरा हम आगे बढ़ाएं अब आपको अपनी बेसिक मैथ्स के अंतर्गत।
बस आप इन रूल्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर आपको पता है तो याद आ जाएगा, नहीं पता है तो जान जाओगे। क्योंकि एक शब्द याद रखना कि जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फाइनल सिलेक्शन वही पाएगा, बाकी तो सब आते और जाते रहते हैं। और टफ सवालों को समझना भी तब आसान होगा जब आपकी बेसिक चीज़ें पता हो। अगली बात ये होगी डियर स्टूडेंट्स कि देखो भाई, अगर मैथ को सॉल्व करना है तो बॉडमास ये हमारे सबसे खास दोस्त हैं, इनसे मिलना जरूरी है। अब ये बॉडमास क्या होगा चर्चा करता हूं। उससे पहले जरा ये ऑडमास की बात कर लेता हूं। अब यहां पे देखो कि आप लोगों ने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, मैं वहां पे लिख देता हूं केवल, फिर इसके बाद समझाता हूं क्या है। आपने पढ़ा होगा का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग गुणा करो धन जोड़ दो ऋण को दो घटाए। तो ऋण को दो घटाए। आज मैं उसी को डिटेल में आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, तो इसे आप नोट कर लेना और साथ ही साथ आप लोग अपनी कॉपी वगैरह भी मेंटेन करिएगा। क्योंकि पहले मैं आपको क्लास लूँगा और फिर सारी चीज़ों की प्रैक्टिस भी होगी। अभी आज मैं बेसिक पढ़ा लूँ, फिर आपको सारी चीज़ें एक पूरी स्ट्रैटेजी बताऊँगा, गणित कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं करना, आपको सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। बस पहले बेसिक पूरा करूँ। अब इसमें देखो, इसका ज़रा डिटेल चर्चा कर लिया जाए। BODMAS क्या है। अगर यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ इसकी, तो फर्स्ट लेटर क्या है भाई, ब्रैकेट है। अब देखो ब्रैकेट यानी क्या होगा, ये कोष्ठक होता है। अगर बात कोष्ठक की है तो यहाँ याद रखना कोष्ठक के 4 प्रकार होंगे। इन 4 प्रकार के कोष्ठकों को तोड़ने का ट्रिक होगा हमारे पास, और वो ट्रिक है डियर स्टूडेंट्स BC कस्क। अब ये BC कस्क क्या है, चलिए बात कर लेता हूँ आपसे। तो ये हमारे पास हो गया VICICUSQ BC कस्क। अब यहाँ BC कस्क के बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ। एक एक पर हम लोग सवाल पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, और इन्हें कैसे तोड़ते हैं हम बाद में समझते रहेंगे। तो BC कस्क में पहला है VI, तो ये होता है VINCULUM विनकुलम, या इसे ही कहते हैं बार ब्रैकेट। अगर बार ब्रैकेट के बारे में बोलूँगा तो इसी को हिंदी में कहा जाता है रेखा कोष्ठक, या इसका दूसरा नाम है शीर्ष कोष्ठक। अगर ये बात करो कि हम कैसे पहचानेंगे, तो चूंकि पहचान तो आवश्यक है। अगर पहचान की बात मैं करता हूं तो देखो, कभी कभार आप किसी न किसी को कहते हैं अरे यार ये तो बहुत चाटू आदमी, जब देखो तब सिर पर सवार हो जाता है। तो बस मेरी बात याद रखना, ये भी वही चाटू है, जब देखो तब सिर पर सवार होगा, ऐसे आ जाएगा। सिंपली कुछ नहीं करना, 1 धन 3 बराबर 4, ये लो आंसर हो गया। यानी इसमें कुछ नहीं करना है आपको। और ऐसे ही आगे एक सिर्फ बार होता है, उसमें ब्रैकेट नहीं रहता। वो बार कैसे होगा हम आपको आगे चल के सरलीकरण नामक टॉपिक में पढ़ाएंगे। फिलहाल ये हो गया हमारे लिए रेखा कोष्ठक की पहचान, थोड़ा बड़ा खींचना। अगला हमारे लिए है CI, तो ये होता है CIRCULAR, ये होगा सर्कुलर ब्रैकेट। याद रखना कि सर्कुलर ब्रैकेट का मतलब होगा छोटा कोष्ठक। इसकी पहचान सबसे आसान। अगला हमारे पास होगा CU, तो CURLY कर्ली ब्रैकेट। अगर यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट बोलूं तो आप इसे हिंदी में कहते हो मझला कोष्ठक या मंझोला कोष्ठक। ये मझला कोष्ठक ऐसे होगा। अगला हमारे पास होता है SQ, सो ये होगा SQUAR स्क्वायर ब्रैकेट, और इसी स्क्वायर ब्रैकेट को ही कहा जाता है बड़ा कोष्ठक। तो बड़ा कोष्ठक की पहचान ए हो गई। इसे कभी कभी बॉक्स ब्रैकेट भी लिखा मिलेगा, तो कुछ घबराने की बात नहीं है, वो एक ही बात है। तो ये हो गई आपके पास ब्रैकेट। अब जरा समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपसे ये कहता हूं कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप किसे तोड़ोगे, नो डाउट सबसे पहले आप यहां पे तोड़ेंगे
रेखा कोष्ठक को, फिर छोटा को, फिर मझला को, और उसके बाद आप बड़े कोष्ठक को तोड़ेंगे। अब इसके जस्ट आगे मैं चलता हूं आपके लिए लेके। यहां पे देखो जो आपने ऑड मास अभी पढ़ा था, एक्चुअली इसी को पूरा समझें तो ये है ऑफ। वास्तव में ऑफ का मतलब होता है का और के। याद रखना कि का और के का सेंस होगा गुणा मल्टीप्लाई। अब आपको एक बात बताऊं कि किस तरह के केस में मैं ऐसा बोल रहा हूं। जैसे कहीं पर अगर लिखा है कि 1000 यानी 1000 का 12% क्या होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन पता तो करना पड़ेगा। देखो कैसे कि ये है 1000 एंड मल्टीप्लाई 12/100। जैसे आप लोग बारात में जाके रसगुल्ले उड़ाते थे ना भाई, वैसे 2 जीरो यहां से गायब कर देना, 120 आपके आंसर होंगे। तो यानी मैं आपको यहाँ पे सवाल नहीं सिखा रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कि इस तरह के केस में ही आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब अगला डी है, तो डी डिवीजन, DIVISION, तो ये हमारे लिए हो जाएगा डिवीजन। डिवीजन का मतलब भाग, और भाग का एक लंबा काम होगा। हम चूंकि नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं तो भाग में कई तरीके के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें भागफल 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना, चाहे शेषफल वाले प्रश्न होने वाले हैं। तो भाग के बेस पर कई सारे क्वेश्चन करेंगे, बट अभी पहले बेसिक बातें कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हमारे पास है M फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब यहां देखो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होगा मेरे भाई, गुणा होगा, तो यानी डायरेक्टली सिंबल लगाना। यहां पे एक बात बता दूं कि दोनों के बीच में क्या फर्क है। यदि आपके मन में बात आती हो कि आए बड़ा पढ़ाने, यहां भी बता रहे हैं गुणा, यहां भी बता रहे हैं गुणा, ऐसा नहीं मेरे भाई। मैंने ये कहा कि इसका सिर्फ सेंस गुणा होता है, मैथ्स के क्वेश्चन यानी गणित के सवालों में ही इसका मतलब गुणा है, बाकी कहीं नहीं, कभी नहीं। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं तो उसका मतलब हमारा ये होता है कि वह संबंध सूचक शब्द है, जबकि यहां पे हम इसे मल्टीप्लाई समझते हैं, और ये जहां आएगा डायरेक्ट अपने सिंबल के साथ आता है। नेक्स्ट हमारे पास होगा ए फॉर एडिशन, तो ये हो गया हमारा एडिशन। अब मेरे भाई एडिशन का मतलब क्या है, जोड़। अब आपको पता है ना जोड़ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना या ऋण। तो ये परिचय हम लोगों ने ले लिया बॉड मास का। अब आप इसे कंप्लीट याद रखना फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट तक कि वास्तव में बॉड मास का मतलब क्या है। अब ये आपकी जिम्मेदारी होगी, मैं अब आपको आगे लेके चलूँगा। तो अगर मैं अपनी इस बेसिक मैथ्स को आगे लेके चलूँ तो अगली बात आप ये जानोगे आप कि वास्तव में अंक यानी संख्या क्या होगी। फिर आप जानोगे कि आपके पास नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, इस तरह जो तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन हैं वो हम पहले आपसे डिस्कस कर लें, और इसके बाद फिर हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करेंगे। अगर मैं बात करता हूं पहला शब्द, अब जरा देखो, अभी हम ये सीखेंगे कि वास्तव में जो हमारे पास अंक है, ये डिजिट क्या होता है, आइए समझते हैं। तो अंक सीखेंगे, अंक जानने के बाद तुरंत हम जानेंगे कि संख्या क्या होती है। तो संख्या यानी ये नंबर आएगा। संख्या के बाद हम सबसे खास एक शब्द सीखेंगे और वो होगा संयुक्त संख्या यानी मिक्स्ड नंबर। ये संयुक्त संख्या आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अभी हम सीखते हैं कि ये हमारा मिक्स्ड नंबर क्या होगा। अगर स्टूडेंट्स मैं अगले वर्ड की बात करूंगा तो इसके बाद हम सीखेंगे अगला शब्द प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। तो देखो जैसे हमने बात किया कि भाई ठीक हमें प्राकृत संख्या बताओ, नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर मैं यहाँ लिख के छोड़ देता हूँ, आप नंबर समझ लेना। प्राकृत संख्या के बाद आपको अभी सिखाऊंगा कि ये पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होगा। इसके बाद आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। इंटीजर्स ये एक्चुअली 3 प्रकार की होंगी और उनको अभी हम समझते हैं। पूर्णांक के बाद हम आगे जब बढ़ेंगे तो आज आपको सिखाएंगे कि सम संख्या यानी इवन नंबर क्या होगा। तो यहाँ हमारे पास ये सम संख्या आएगी। इसके तुरंत आगे हम सीखेंगे
विषम संख्या यानी ऑड नंबर क्या होगा। इसके बाद अगला वर्ड रूढ़ या अभाज्य संख्या। तो रूढ़ या अभाज्य संख्या जैसे आप लोग बोलते हो प्राइम नंबर, तो ये हम प्राइम नंबर जानेंगे भाई। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड होगा यौगिक या भाज्य संख्या। तो यौगिक या भाज्य संख्या ये होगा हमारा कंपोजिट नंबर। इसके बाद अगला वर्ड हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर आएगा। और परिमेय संख्या के बाद अगला वर्ड हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या। इसे आप बोलोगे इरेशनल नंबर। बस यहाँ एक बात बताऊं कि चले भाई पहले हम लोग इतना सीख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे की चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि आगे मुझे आपको बताना है कि वास्तविक संख्या क्या होगी और अवास्तविक संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये बोलूं कि देखो अंक लिखा गया, कि वास्तव में ये अंक क्या है। अगर अंक की बात करते हो तो बस इतना कहना 0 से लेके 9 तक, 0 to 9, तो 0 से 9 तक की पूर्ण संख्या, बस छोटी सी परिभाषा। तो 0 से लेकर 9 तक की पूर्ण संख्या को ही अंक कहा जाता है। यानी जो आप 0 to 9 लिखते हो, चाहे आपकी मोबाइल की कीबोर्ड हो, टच हो, कुछ भी हो, जब भी आप डिजिट लिखते हो तो आप देखते होंगे कि वहां पर 0 से 9 तक ही लिखा है, जबकि आप किसी का भी और किसी भी नंबर का मोबाइल नंबर डायल कर देते हो। तो याद रखना वही आपका अंक कहलाता है, डिजिट। यदि आपसे किसी ने ये पूछ दिया कि अंकों की संख्या कितनी होगी, तो आपका एक ही आंसर आएगा 10, 10, ना कम ना ज़्यादा। तो अगर आपके पास ये बात आती है कि मेरे भाई बताओ मुझे अंकों की संख्या, तो आंसर है 10। अब जरा देखो अगला, संख्या। संख्या की परिभाषा क्या है। जब हम विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि के रूप में लिखें, तो इससे जो भी पद या टर्म प्राप्त होता है वही संख्या कहलाता है। यानी अब हम एक काम करते हैं भाई, यहीं से जरा इकाई का अंक, दाहिनी तरफ से जो पहला हो इकाई कहलाता है, पता है ना आपको। तो ये इकाई हो गया, फिर यहाँ दहाई आए मेरे पास, ये हमने सैकड़ा, हजार, 10,000 इत्यादि लिख दिया। जरा सोचो, मान लिया कि मैंने यहीं से लिख दिया कि ये 2 लिख दिया, 5 लिखा, यहाँ पे 4 दे दिया, तो ये बराबर कितना आ गया 452। 452 अंक है? जी नहीं। क्या है? संख्या। क्यों है? क्योंकि हमने इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में लिखा, तब जाकर हमें ये टर्म यानी पद प्राप्त हुआ। तो संख्या का मतलब शायद आप समझ गए होंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। अब अगर बताऊं कि जब हमने ये कहा था अंकों की संख्या, तो आपका जवाब था 10। अगर आपसे कोई पूछ दे संख्याओं की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे अनगिनत है, अनकाउंटेबल है। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि अगर किसी का प्रश्न हो संख्याओं की संख्या, तो आपका आंसर होना चाहिए अनगिनत। अब आपकी मर्जी है, आप जो चाहें उसे लिख डालिए, चाहे आप ये 2-3 नंबर लिखें या बहुत सारी संख्याएं आप लिखो, अब आपको कोई नहीं रोकने वाला मेरे भाई। चाहे आप 425 लिख रहे हैं तब भी आप अच्छे हो, आपकी मर्जी 10,290 लिखे तब भी चलेगा, आपकी मर्जी 1,30,624 लिखो, कुछ भी लिखिए, सारी की सारी आपकी संख्याएं कहलाएंगी। अगला है संयुक्त संख्या। अब ये जानोगे कि संयुक्त संख्या क्या है। तो मैंने आपसे कहा कि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये रोज मिलेगा। आप कितनी बार इसको पूछ समझोगे, बार बार करोगे। अब जान तो लो कि क्या है। मैं बताऊं कि पूर्ण संख्या और भिन्नात्मक संख्या को ही कहा जाता है संयुक्त संख्या, यानी होल नंबर, एंड फ्रैक्शनल नंबर इज कॉल्ड मिक्स्ड नंबर। ये सब परिभाषा छोड़िए, सीधे गणित में काम करिए, क्योंकि मैथ में हमें डिफिनीशन से बहुत लेना देना नहीं है डियर स्टूडेंट्स। अब आपको समझाने के लिए मैंने एक नंबर ऐसे लिख दिया मेरे भाई, और एक जगह ऐसे लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, बात करता हूं ना आपसे। अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए बात करूं तो देखो, 16 पूरा है तो पूर्ण संख्या, 2/3 अधूरा तो भिन्न संख्या। मैंने कहा यही आपसे कि पूर्ण संख्या और भिन्नात्मक संख्या को क्या बोलोगे, संयुक्त संख्या। यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो कौन होगा, वो प्लस होगा।
यहां पे पहले से माइनस लग गया, तो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों प्रकार की संख्याएं होंगी। देखिए भाई, हमें क्या करना होता है, ऐसे केस में हम इसे 16 लिखेंगे 2/3 और बीच में यही प्लस का सिंबल लाके बैठा देंगे और इसका इसमें ले जाके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा, तो बराबर 16 × 48 2 50/3 ऐसे करके सॉल्व करेंगे। अब सवाल हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, फिलहाल इसका मतलब यही है। जरा इसको देखिए, अब इसमें एक नॉर्मल व्यक्ति होगा जो नॉर्मली, देखिए कंपटीशन में आपको सवाल आता है, ठीक है, विद इन टाइम लगा पाते हैं कि नहीं, यहाँ उसे ही कुछ आता है जो समय के अंदर सवाल लगा पाता है, बाकी सबको आता है वो गली गली टहलते रहते हैं, चिंता बिल्कुल नहीं। अब जरा सोचो कि एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, बोलेगा पूरा बहादुरी से, अगर पहाड़ा वाला याद है तो, अब आप किसी से कह दो पहाड़ा सुनाओ तो उसको ऐसे लगता है कोरोना से बड़ी बीमारी हो गई, वो भागने लगता है तुरंत। आपको पहाड़ा भी नहीं याद करना होगा, वैसे भी मैं आपको एक दिन पहाड़ा भी निकालना सिखा दूंगा कि आपको बिना याद किए किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल, जिसे सामान्य भाषा में हम पहाड़ा कहते हैं, कैसे निकालते हैं। फिलहाल बोलो 12 × 8 = 96 और -1 96 मत बोलना, 96 होता है भाई गणित में, तो कम से कम सही बोलना। तो ये 96 अब बटे करोगे 12। अब देखो कैसे हम लोग टाइम काट रहे हैं फालतू में, 95/12। अब क्या करोगे, 95 में 12 की भाग करोगे, बोलो 12 × 7 = 84, 95 से 84 घटाओ 11/12। एक बात बताओ कि हमारा आपका डायलॉग क्या है कि हर सवाल को 3 से लेके 15 सेकंड में लगा लेंगे, मतलब सिंपल है कि हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे, क्लिक करेंगे, तब तो आगे बढ़ेंगे। और ऐसे अगर हम लगाते रहे तो हो गया, फिर ये मेथड आज से ही छोड़ दो मेरे साथ, इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। हम आपको बताने चल रहे हैं डिवाइड एंड रूल, वोट डालो राज्य करो, हम नहीं कह रहे, अंग्रेज कह के गए थे, हम तो बस गणित को लगाने का तरीका आपको सिखा रहे हैं मेरे भाई। आप मेरी बात समझना, ये देखो 8 है ना, तोड़ देना, 7 1 8 कर देना और -1/12, पहाड़ा याद हो ना हो हर सवाल लगेगा, तो बराबर देखो सीधे 7 सही। अब आप बताओ 12 8 बोलना आसान है कि 12 एकन्नम, 12 एकन्नम है, 12 एकन्नम 12 -1 11/12 आंसर, ये है ना फालतू। सो आप इसी काम को करोगे पूरी मैथ्स में, जहां ऐसा कोई कैलकुलेशन आएगा, अंकों की चिंता मत करना कि आए हैं बड़ा छोटा छोटा लिख दिए, चाहे जितना बड़ा लेके आओ ना, हर हाल में डिवाइड एंड रूल एक ही फंडा होगा। ये हो गई संयुक्त संख्या। अगला है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की परिभाषा बताने से पहले मुझे एक छोटी सी बात याद आती है, जल्दी से आपको बोल दूं। एक मूवी थी शोले, आपने शायद नाम सुना होगा, तो मैं आपको फिल्म नहीं दिखाने जा रहा हूं, बस उसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग था, वही बोल रहा हूं, जरा देखता हूं आपको याद आता है क्या। कितने आदमी थे कालिया, कितने पता नहीं, अब वो तो कालिया जाने और सरदार जाने, लेकिन मैंने परिभाषा आपको पढ़ा दी है, मैं जानता हूं, यानी कितनी, जहां पे गिनती की बात पड़ती है डियर स्टूडेंट्स, उसे ही कहते हैं नेचुरल नंबर। अगर बात गणित की भाषा में करूं तो यही कहूंगा कि वे संख्याएं जिनसे गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें ही कहते हैं प्राकृत संख्या। तो आप अपनी कॉपी में छोटा सा लिखना, गिनती करना, कितने आदमी कालिया, हो गया काम। अब जैसे मैंने 1 2 3 डॉट डॉट, इसको कहाँ लिखें, अनंत तक लेके चले जाओ मेरे भाई। पूर्ण संख्या चिंता बिल्कुल मत करना, ये नेचुरल नंबर की पूरी आप यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, तो कुछ नहीं करना है। इस नेचुरल नंबर के ग्रुप में आपको एक सज्जन को बैठा देना, वो कौन है, 0, वही कहलाएगी पूर्ण संख्या। तो आप कहना कि प्राकृत संख्या के समुच्चय में जब 0 को शामिल कर दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगला शब्द है पूर्णांक संख्या। देखो मेरे भाई, ये पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो आपकी होती है निगेटिव इंटीजर्स नंबर, इंटीजर को आई से डिनोट करेंगे, प्लस रहेगा, पॉजिटिव रहेगी तो प्लस लिख देंगे और नेगेटिव रहेगा तो माइनस लिख देंगे। वो कुछ याद नहीं करना यार, इसका कोई काम ही नहीं है, बस ऐसे। तो आपका एक हो जाएगा निगेटिव इंटीजर्स, दूसरा आपके पास होगा पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होगा न्यूट्रल यानी उदासीन। अब आपको मैं समझाऊं कि जैसे डॉट 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 -4 -3 -2 -1 लिख दूं मैं, न्यूट्रल के आगे मैं 0 लिख दूं, फिर यहां पे बढ़ता हूं तो 1 2 3 4 डॉट डॉट। आप यहां ध्यान दें तो मैं कुछ कर नहीं रहा, बस चुरा चुरा के लिख रहा हूं। यानी तात्पर्य ये हो गया डियर स्टूडेंट्स कि
कि जब हम पूर्ण संख्याओं को नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ लिख दें तो उसे ये कहा जाता है पूर्णांक संख्या। एक बात यहाँ याद आती है, और जरा आप लोग भी ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, चूंकि आप एसआई के हो, आपके यहाँ कोई भी सवाल आ जाता है, और वैसे भी आपको अपनी पहचान कभी बतानी भी तो नहीं पड़ती, आखिर दरोगा साहब जो ठहरे। तो मेरे भाई याद रखना कि सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या तो माइनस इन्फिनिटिव है। क्या है? माइनस अनंत है, जो कभी प्राप्त नहीं की जा सकती, सिर्फ इमेजिनेशन है। अब पूछेगा सबसे बड़ी नेगेटिव संख्या, तो आंसर देना -1। ये मेरी दोनों बातें याद रखना। 0 न्यूट्रल होता मेरे भाई, इसका कोई प्लस या माइनस चिन्ह लागू नहीं होता, कुछ भी करोगे 0 था 0 रहेगा, बाकी ये पॉजिटिव हो गया। आगे आती है सम संख्या। बस छोटी सी परिभाषा, वे संख्याएं जो 2 से कटे, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये आपकी हो गई सम संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे भाई 2, 4, 6, 8, 10 जितना जी चाहे लिखते जा। अगर सम 2 से कटा तो तय हो गया कि विषम 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से ना कटने वाली संख्याएं क्या होंगी? विषम होंगी। तो आप यहाँ कह सकते हो कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे तमाम। ऋण या अभाज्य संख्या, एक शर्त याद रखना कि पहली बात ये होनी चाहिए 1 से बड़ी। मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। प्राकृत संख्या के बाद ये आपके पास है ऋण या अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। इसकी परिभाषा मैं एक बार सुना देता हूं, फिर यहां समझाता हूं आपको। 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो 1 या खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से कभी ना कटें, उन्हें कहा जाता है ऋण संख्या या अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो तय हो गया कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? 2, क्योंकि आपने शर्त रख दी 1 या खुद के अलावा, 1 या खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटें, ये इनकी शर्त है। तो यहां पे अब एग्जाम्पल सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। यहां पे एक बात बताऊं कि आपको देखो यहां पे एक नंबर दिख रहा है 2। अभी आपने ऊपर देखा होगा कि हमने सम संख्या के एग्जाम्पल में भी इसी को लिया था। तो अगर कोई ये पूछ देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 हो गई। और अब हम आगे चलेंगे। अगला हमारे पास है यौगिक या भाज्य संख्या। याद रखना कि अगर ये अभाज्य है तो मेरे भाई ये क्या है? भाज्य संख्या है। अगर ये भाज्य है तो अगर ये 1 से बड़ी है तो यह भी याद रखना 1 से बड़ी होगी। ठीक है, यह 1 से और खुद के अलावा किसी से नहीं कटती, बट ये नंबर 1 से, खुद से, साथ ही साथ किसी अन्य से भी कटेगी, यही इनकी शर्त है। तो यह बात आप ध्यान में रखिएगा। परिभाषा मैं पूरी बोल देता हूं। 1 से बड़ी वे संख्याएं जो 1 से, खुद से, साथ ही साथ किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतया विभाजित हो जाएं, उन्हें कहा जाता है यौगिक या भाज्य संख्या। अब जरा देखो, पहला एग्जाम्पल क्या 1 लिख दें? कभी नहीं। 2 नहीं, 3 अरे बिल्कुल नहीं। तो पहली भाज्य संख्या कौन होगी? 4 होगी। तो यहां से आप 4 लिख सकेंगे, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 लीजिए, 10 लिखिए, ऐसे तमाम संख्याएं आप लिख सकते हो। अगला अपने पास है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। डियर स्टूडेंट, अगर परिमेय संख्या के बारे में बात करता हूं तो जरा देखो, वे संख्याएं जिन्हें हम a/b के रूप में लिख सकें, जहां कसम है खानदान की, किस बात की मेरे भाई? b इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अभी आपको हमने बेसिक सिखाया है शुरू में कि अगर किसी भी नंबर को 0 से भाग करोगे तो इन्फिनिटिव यानी अनंत हो जाएगा, इसीलिए ऐसा नहीं करते। कुल मिलाकर सिंपल सी बात ये कह दीजिए कि जो भी फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाने वाला नंबर है वही रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 3/5 लिखता हूँ, -5/7 होगा, 13/19 लिखिएगा। आप ऐसे कुछ भी लिखते चले जाइए, सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। तो परिमेय हो गया। तो अपरिमेय क्या है? अपरिमेय के बारे में इतना जानिए कि जो संख्याएं परिमेय नहीं उन्हें अपरिमेय कहेंगे। अर्थात
ऐसी संख्याएं प्रायः पूर्ण वर्ग नहीं होती और करणी के अंदर रहती हैं, जैसे √2, √3, √5, √7 और सबसे खास है पाई। इसे तो पहचानते हैं ना भाई, तो ये हो गया पाई। तो अगर कभी ये प्रश्न आ जाए कि ऐसे कोई ऑप्शन दिया जाए आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो और ऑप्शन आपका छपा हो, एक में 22/7 यानी 22/7 और दूसरा ऑप्शन लिखा हो पाई, तो आंसर क्या चुन के आओगे? पाई। क्यों? क्योंकि आपका ये जवाब होगा क्योंकि 22/7 बेशक उसका मान माना गया, लेकिन वर्तमान में वो परिमेय संख्या की शर्तों को पूरा करता है। बाकी तीसरे चौथे ऑप्शन की आवश्यकता नहीं। मैंने क्या कहा कि अगर प्रश्न हो निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या, तो आपका आंसर पाई है। सवाल है कि क्यों है, तो आपका जवाब है क्योंकि इस वक्त ये परिमेय संख्या की शर्तों को पूरा करता है, ये इसका वास्तविक नहीं माना गया और लगभग मान है, इसलिए मेरा आंसर पाई होगा। इसमें दो छोटे शब्द है, वो आप जल्दी से देख लो, फिर हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोग कई अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है, जिसमें हम आपको कॉन्सेक्यूटिव नंबर यानी क्रमागत संख्याओं को साथ ही क्वेश्चन लगाना सिखाएंगे, जातीय मान, स्थानीय मान, साथ ही साथ एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉड्यूल्स या मॉड क्या होता है इसके बारे में आपको बताएंगे, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। इसके बाद मुन्ना के पास गाय मुर्गी चराना, भेड़ बकरी वाले सारे क्वेश्चंस, यानी अगले सेशन में हम लोग बेसिक के साथ साथ क्वेश्चन पढ़ना भी शुरू कर देंगे। तो वो दोनों शब्द आप जरा देखिए। अगला अपने पास इस सेक्शन में रह गया एक वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या क्या है मेरे भाई? जिसे आप कहते हो रियल नंबर। तो अगर रियल नंबर की बात करूंगा, दूसरा मेरे पास आएगा अवास्तविक संख्या। तो अवास्तविक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। अगर मैं यहां पे वास्तविक के बारे में बात करूं तो सिर्फ इतना कहूंगा, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जैसे मैंने 1/2 लिख दिया, 3/5 आ गया, मैंने केवल 2 लिख दिया, √5 लिख दिया, ऐसी सारी संख्याएं वास्तविक कहलाएंगी। तो अवास्तविक क्या है? अवास्तविक ये होगी कि जो संख्या वास्तविक ना हो डियर स्टूडेंट्स, जैसे √-3 है, √-5 होगा, √-18 इत्यादि होगा। यहाँ पर हम लोग आज अपनी क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मैं आपसे अगले सेक्शन में बेसिक पार्ट लेके आ रहा हूँ, क्रमागत संख्या इत्यादि, साथ ही साथ क्वेश्चन करूँगा। थैंक यू।